कैसे आपकी एंट्री हुई रियल एस्टेट में? कोई ऐसी इंसिडेंट हुई या फिर मतलब क्या रीजन था आपका रियल एस्टेट की दुनिया में एंट्री लेने का? ये एक सेक्टर ऐसा एज ए करियर अपॉर्चुनिटी बन चुका है। करियर अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो इसमें वर्क करना चाहते हैं और इसको जो प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हैं। मेरा आने का बस यही रीजन था कि मैं सेल्स में करियर देखना था। एक नॉर्मल पर्सन भी सोचता है कि भाई मैं एक दूध की डेयरी लगा ले तो मेरा काम चलेगा ही चलेगा। बाकी ऑप्शंस के बजाय रियल एस्टेट क्यों अच्छा एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं जो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं मिलती हैं? फिजिकल एसेट, मैंने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, 20-30 हजार रुपए मेरा रेंट आ रहा है हर महीने। चलो मैं कह रहा हूँ 6 महीने मेरा प्रॉपर्टी खाली भी रही, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हमेशा ईयर टू ईयर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ रही है। क्योंकि हम इंडियंस बिलीव करते हैं जो चीज हमें सामने दिख रही है। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास रीच आउट करने के? किन किन लोगों से या किन किन पोर्टल के थ्रू लोग अपने आप को और अवेयर कर सकते हैं, और सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं, वो वेरीफाई कर सकते हैं? आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज हम इंटरनेट, गूगल और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। सारी चीज ऑनलाइन सच नहीं होती। तो मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसा बहुत ही फनी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक आपके जहन में याद हो कि भाई कहीं कोई डील करने गए आप, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर या कोई ऐसा बिल्डर, कोई ऐसी आपकी मीटिंग हुई? एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था दुबई में, तो वहां पे क्या हुआ कि अंकल जी ने पूरा आधा घंटा लेके प्रोजेक्ट समझा और ट्रांजैक्शन की बात है तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को 1-2 दिन चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप उस प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट थे, कुछ ही थे स्टूडियो अपार्टमेंट, शाम तक वो सारे स्टूडियो अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो चुके। क्या बात है। तो करियर ऑप्शन के लिहाज से रियल एस्टेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और कैसे एंट्री ले सकता है एक यूथ, एक नॉर्मल, एक युवा, एक जेंजी? देखिए, इस मार्केट में ना आपको बहुत लोग आते दिखेंगे और बहुत लोग जाते भी दिखेंगे। आप जब इसमें एंटर करते हैं, आपका मन है कि मुझे इसमें काम करना है, तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आपको 1-2-3 साल देने ही पड़ेंगे, राइट? अगर आपको इसमें ग्रोथ चाहिए तो हाँ। आप किसी को प्रॉपर्टी गाइड कर रहे हैं तो आपको इसमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इस इंडस्ट्री को भी करियर अपॉर्चुनिटी आप बनाना चाहते हैं तो आप इस पे पहले टाइम दीजिए अपने आप को, अपने की पॉइंट्स देखिए कि आपको कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप इस पे वर्क कीजिए, आप नॉलेज पे वर्क कीजिए, आप अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए। नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हरियाणा के खपीटर में। मैं हूं अतुल और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। आज हमारे साथ रियल एस्टेट के एक्सपर्ट मिस्टर शुभम यादव। तो शुभम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के खपीटर। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। स्मार्ट लग रहे हैं भाई साहब, चश्मा लगा के एकदम तैयार हैं। तो आज रियल एस्टेट की रियलिटी आपको बताएंगे, और बीइंग एन एक्सपर्ट जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी इन्होंने अपने पूरे रियल एस्टेट के जो इनके एक्सपीरियंस में जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें इनका एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें तो रियल एस्टेट एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स करियर ऑप्शन माना जाता है ना। एकदम सडनली कभी आप नॉर्मल किसी स्कूल में किसी बच्चे से या कॉलेज में किसी पूछोगे तो कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मुझे रियल एस्टेट में जाना है ना। लिमिटेड ऑप्शन है, कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा इंजीनियर बनना है, मतलब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। जो जिनके फिजिकल वगैरह जिनके अच्छे, वो हमें पुलिस में जाना है, सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह, तो आपको बताइए। बट जो रियल एस्टेट, आपने कैसे आपकी एंट्री हुई रियल एस्टेट में? कोई ऐसी इंसिडेंट हुई या फिर मतलब क्या रीजन था आपका रियल एस्टेट की दुनिया में एंट्री लेने का? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने मन की बात रखने के लिए। इस पॉडकास्ट में आज जो भी बातें होगी, होपफुली कि वो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीख होगी। तो रियल एस्टेट में देखिए, जनरली क्या होता था कि पहले हम लोग जो सोचते हैं, इस वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में ये जाता था कि यार जनरली जैसे ब्रोकर्स होते थे, डीलर्स होते थे हर सेक्टर में या हर एक मोहल्ले में, और प्लॉट वगैरह में डील करते थे। बट आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो ये एक सेक्टर ऐसा एज ए करियर अपॉर्चुनिटी बन चुका है। बिल्कुल। करियर अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो इसमें वर्क करना चाहते हैं और इसको जो प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हैं। आज उस वजह से जो बूम आया है इस टाइम पे, और जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की नजर से, पहले क्या होता था कि जनरली हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी दुकान ले ली, वो सब होती थी। बट आजकल क्या है कि लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की नजरिए से देखने लगे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर मैं बात करूं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं करते ही है। जैसे गोल्ड में कर लिया, सिल्वर में कर लिया, या फिर स्टॉक मार्केट करते
होते थे, जनरली हमें ये चीजें पता होती थी, बट रियल एस्टेट को एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे लेना और एज ए उसको ट्रेड कैसे करना है, वो पिछले 4-5 सालों में कोविड के बाद पता चला है। बिल्कुल। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं भी कोविड के बाद ही इस सेक्टर में आया, और इंसिडेंस तो कोई ऐसा खास बड़ा इंसिडेंस था नहीं, बट इसमें आने का रीजन एक यही था कि मैं जनरली सेल्स में काम कर चुका हूं, पहले मैं किसी और सेल्स में काम करता था, बट मुझे अच्छा लगता था कि सेल्स अगर हम कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ बड़ी सेल की जाए, बिल्कुल, जिसमें जेन्युइन क्लाइंट से मिला जाए, क्योंकि अगर मैं आज रियल एस्टेट की बात करता हूं तो इसमें टिकट साइज जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की चीजें आने लगती है। अगर एनसीआर की मैं बात करूं इस टाइम पे, एनसीआर में जैसे गुरुग्राम हो गया आपका, नोएडा हो गया, दिल्ली के अंदर हो गया, वहां पे आप प्रॉपर्टी के दाम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। राइट। मेरा आने का बस यही रीजन था कि मैं सेल्स में आगे मेरे को करियर देखना था, और रियल एस्टेट एक अट्रैक्टिव मार्केट। जब मैं गुरुग्राम गया एक बार घूमने अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने ना वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखी। आपने भी देखी होगी साइबर हब, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो एक मिनी सिंगापुर फील आती है कि आप अपनी ही कंट्री में एक दुबई जैसी वाइब लेते हैं। राइट। तो उस रोड का नाम आपको पता होगा, गोल्फ कोर्स रोड। तो उस वजह से एक विजन क्रिएट हुआ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के कि यार हम जो काम कर रहे हैं क्यों ना हम भी इस सेक्टर में काम किया जाए। तो वही सोच थी, और उस सोच को लेके ही 2020 में रियल एस्टेट में कदम रखा था। और गुरुग्राम से ही मैंने स्टार्ट किया था काम। आज रियल एस्टेट गुरुग्राम के अलावा अलग सिटीज के अलावा इंडिया की अदर स्टेट्स और इवन इंडिया से बाहर दुबई जैसी कंट्री में भी हम लोग काम करते हैं। अमेजिंग। तो जैसे आपने जिक्र किया कि आपने भी पोस्ट कोविड एंट्री ली इसमें, और कोविड के बाद से ही एक तरह से देखा जाए तो ये जो मार्केट है एकदम काफ़ी कह सकते हैं खुल गई है, हर किसी के लिए ओपन हो गई है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। तो इसका क्या रीज़न आप मानते हैं? पोस्ट कोविड ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से एक तो प्रॉपर्टी के दाम एकदम तगड़ा बूम हुआ, और रियल एस्टेट को एक ओवरऑल एक इतना अच्छा आप कह सकते हैं एक्सपोजर मिला? तो इसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? देखिए, कोविड से पहले रियल एस्टेट जनरली देखिए 2014-15 के बाद थोड़ा सा रियल एस्टेट में उछाल आया, प्रॉपर्टी में उछाल आया, बट इतना नहीं था। कोविड के बाद रीजन क्या है कि डिमांड, ये जो काम करता है रियल एस्टेट सेक्टर, ये करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। राइट। आपकी डिमांड बढ़ेगी किसी भी चीज में, चाहे किसी भी चीज में ले लो, आज गोल्ड में देख लो आप, आपकी डिमांड बढ़ी, गोल्ड की प्राइस शूट अप हो गई। डिमांड खत्म होगी, लोग बैकआउट करना शुरू करेंगे, तो वो प्राइस स्टेबल हो जाएगा या डाउन जाना शुरू हो जाएगा। सेम इसी का था। कोविड में रेट डाउन होने का कारण ही यही था, लोग अपने घर जा चुके थे, कंपनी शट डाउन हो चुकी थी, उसके बाद कोई डिमांड, रेंटल इनकम नहीं आ रही थी, रेंट वाली प्रॉपर्टीज खाली हो रही थी, तो कोई डिमांड नहीं थी, तो प्रॉपर्टी के दाम कम हुए और स्टेबल हो गए। बट आफ्टर कोविड जब खत्म हुआ, दोबारा से कंपनी स्टार्ट हुई, नई नई कंपनीज ने अपने वहाँ पे प्लांट्स लगाए, अपने ऑफिसेज डाले एनसीआर में, तो उनको वर्कर्स चाहिए थे, उनको काम करने वाले लोग चाहिए थे, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हब हो। तो वो अलग अलग जोन से, अलग अलग स्टेट से लोग जब आते हैं काम करने के लिए, तो ऑब्वियस है वो अगर एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं 1 साल 2 साल 4 साल, तो उनको घर भी वहीं पे चाहिए होता है, फिर वो वहीं के ही हो जाते हैं। तो जब उनको घर चाहिए होता है, डिमांड बढ़ी, तो फिर उससे क्या हुआ कि वहाँ पे रेट शूट अप हुए। और रियल एस्टेट में फिर जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई की कमी तो होती नहीं, सप्लाई तो आती है। आज मेरे को चाहिए, जैसे इंडिया में इस टाइम पे दूध की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी दूध कम है, तो एक नॉर्मल पर्सन भी सोचता है कि भाई मैं एक दूध की डेयरी लगा ले तो मेरा काम चलेगा ही चलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है, सप्लाई अगर वो दे देगा तो उसका काम चलना ही चलना है। सेम रियल एस्टेट में भी यही था कि डिमांड बढ़ी और रियल एस्टेट एकदम से शूट अप गया 2019-20 के बाद, आफ्टर कोविड लॉकडाउन जब खत्म हुआ। तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, लेकिन इससे पहले क्या होता था ना, जो प्री कोविड की बात करें, कि रियल एस्टेट में एक लिमिटेड लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि सीमित था। मतलब अगर आपको घर लेना है या फिर कोई आप बिजनेस पर्पज से कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं तभी आप उसको देखते हैं। बट अभी क्या है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। इससे पहले लिमिटेड ऑप्शन होते थे हम इंडियन फैमिलीज में जनरली, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें, गोल्ड हो गया या फिर जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है ये स्टॉक वगैरह की, तो वो। बट अभी रियल एस्टेट में भी लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी वो चीज़ें देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से बाकी ऑप्शंस के बजाय रियल एस्टेट क्यों अच्छा एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का,
और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं जो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं मिलती हैं? देखिए, एज कम्पेयर, जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट आपकी, अगर जनरली बात करूँ तो ऑनलाइन हम ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट क्या है कि वो एक ऑनलाइन आपकी एसेट है, ऑनलाइन एसेट है। वो वर्चुअल जिसको हम बोल सकते हैं कि वो आपको दिखती नहीं है, फिजिकली एसेट आप नहीं है। गोल्ड क्या है कि गोल्ड आप बाहर खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद ली, वो फिजिकल एसेट है, आपके पास है। कई लोग आज तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ इज ऑनलाइन एसेट, गोल्ड और सिल्वर के ऑनलाइन लोग खरीदते हैं। बट फिजिकली मैं बिलीव करता हूँ, ऐसा और भी लोग मेरे साथ बिलीव करते होंगे, फिजिकली एसेट का जो महत्व है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन एसेट, वर्चुअल एसेट। स्टॉक मार्केट में लोग बहुत क्रेज था, बहुत 2010 के बाद एक बूम था कि लोग स्टॉक में, हर कोई एक जनरल स्टूडेंट भी 500,000 रुपए की एक बार ट्रेड जरूर करता था। वो चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो, सीखना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे चैनल्स बन गए। तो बट हुआ क्या, स्टॉक मार्केट में लोगों ने खरीदा, रिटर्न भी बहुत अच्छा कमाया, ऐसा नहीं है। साल में एक की 10-10, 15-15, 20-20% रिटर्न आया है। और अगर एक सेफ स्टेबल ट्रेड हम करते हैं स्टॉक मार्केट में, बट 15-20% बहुत अच्छा है, लेकिन उससे क्या है कि आपका कैपिटल गेन नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में। लाइक स्टॉक मार्केट मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, 1 करोड़ रुपए पे मुझे 20 लाख रुपए रिटर्न आई, मेरा 1 करोड़ रुपए गेन नहीं हुआ, 20 लाख मुझे रिटर्न आ गए। तो जनरली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, तो मुझे उस पर 15-20 लाख रुपए की रिटर्न आ गई। वो मेरा 1 करोड़ रुपए अभी भी स्टॉक में पड़ा है, 1 करोड़ का 1 20 हो गया, ठीक है। वो 20 लाख रुपए एज ए रेंटल यूज कर लूं मैं, या ऐसे ही उसको फिर दोबारा से ट्रेड कर। फिजिकल एसेट नहीं है, कभी भी वो रात आप सोए ट्रेड लगा के और पता लगा मार्केट डाउन आई, वॉर हुई, किसी ने बम मिसाइल मारी, जैसे अभी हुआ लेटेस्ट पिछले 1-2 साल से, कहूंगा मैं 3 साल से, बिल्कुल जो स्टॉक है, हर किसी का स्टॉक देखोगे नीचे है मार्केट, लोग बिल्कुल परेशान है, ना पैसा निकाल सकते क्योंकि जला हुआ है, लॉस में है। वो वेट कर रहे हैं कब उठेगा कब उठेगा, बट पता नहीं अभी कुछ मार्केट का, कभी वॉर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। तो उस वजह से बड़ा डर था। रियल एस्टेट मार्केट इतनी स्टेबल क्यों है? एक तो रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो उसमें वहां पे 20 से 30% की रिटर्न आ जाती है। 15-20% तो एक कॉमन है। अगर एक अच्छी लोकेशन पे आपने इन्वेस्ट किया, एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो रिटर्न वहां पे 20-30% रिटर्न मिल जाती है। प्लस आपके पास एक फिजिकल एसेट है, फिजिकल एसेट है, आप उससे मान लो कि मैंने एक फ्लैट लिया, मैंने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, मुझे उस पर 20,000 30,000 रुपए की रेंटल आ रही है, वो मेरा एक रिटर्न है। 20-30,000 रुपए मेरा रेंट आ रहा है हर महीने, मुझे पता है, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ 6 महीने मेरा प्रॉपर्टी खाली भी रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए से एक की तो रहेगी नहीं, वो हमेशा ईयर टू ईयर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ रही है। चाहे वो धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे वो तेज बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई आज भी, आपने आज चाहे 3 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या 4 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और उसने 1 करोड़ रुपए की चीज या 50 लाख रुपए का आपने कोई प्लॉट लिया और वो 50 के आपको 40 मिल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं होता। चाहे वो इंडिया की किसी भी सिटी में हो। और हम बात कर रहे हैं अगर एनसीआर की, एनसीआर जो मेट्रो सिटीज है, जो जैसे गुड़गांव और नोएडा है, नोएडा और गुड़गांव इस टाइम पे हब है, इस टाइम पे आईटी जोन का हब है, बहुत सी कंपनीज वहां पे है, वर्क अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो इस वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स ने वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, गवर्नमेंट ने इसमें बहुत कुछ सपोर्ट किया, रोड, आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपकी सारी कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर्स हैं जो इस चीज में बेनिफिट भी देते हैं। इस वजह से लोग रियल एस्टेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेफ और स्मूथ ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर कुल मिला के साफ या फिर साफ शब्दों में कह जाए तो हम हिंदुस्तानी इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली चीज। बिल्कुल करेक्ट है। सही तो जो यहाँ पे दिखती हैं चीजें तो सही बात है। देखिए बिल्कुल आज हम भी है, हम एक एज ए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ले लो या हाई क्लास फैमिली भी बात करूं, एक आम आदमी क्या सोचता है जब आप फोन खरीदने जाते हो तो ऑब्वियस वहां पे डेमो लगे होते हैं। डेमो किस लिए लगे होते हैं? ताकि आप उनको फिजिकली चेक कर पाए, आप उनको फील कर पाए, आप देख पाए, तभी आप उसको खरीदेंगे। अगर वो डेमो हटा दे, गाड़ियों के शोरूम में वो आपकी टेस्ट ड्राइव डेमो कार हटा दे, तो आप शायद ना खरीदें। बिल्कुल, क्योंकि हम इंडियंस बिलीव करते हैं जो चीज हमें
सामने दिख रही है वो अभी आ रही है। देखो अभी क्या है कि दौर बदलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी हमारी जो सोच वैसी ट्रस्ट है है। हमारा, हाँ, वो हम चीज ठोक बजा के देखते हैं, बिल्कुल। तब जाके हम उस चीज को खरीदते हैं। वही पद्धति अभी अपना रहे हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास यस, करो। करेक्ट। तो वो चीजें जरूरी हैं। अच्छा, मार्केट बहुत चेंज हुआ है, नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं, तो अभी करंट ट्रेंड्स की बात करें तो रियल मार्केट में अभी करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी आई कैचिंग चीजें हैं जिन पे आने वाले टाइम में जो कि बूम होने वाली है और जिन पे लोगों को क्लोजली नजर रखनी चाहिए? देखिए इस इन्वेस्टमेंट ना रियल एस्टेट में बहुत तरीके से है, बहुत चीजें हैं। लाइक आप रेजिडेंशियल में कर सकते हो। अब रेजिडेंशियल में भी दो तीन चीजें आ जाती हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कहाँ जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। रेजिडेंशियल में आपके फ्लैट आ जाते हैं, आपके प्लॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, और आपका फार्म हाउसेज आ जाते हैं, और फिर दूसरी रेजिडेंशियल के अलावा फिर कमर्शियल चीजें आ जाती है। कमर्शियल में भी अब दो तीन चीजें आ जाती हैं, आपके ऑफिस स्पेस आ जाते हैं, या फिर आपकी कोई कमर्शियल रिटेल शॉप हो गई, दुकान, जैसे अब मार्केट में देखा होगा आपने, साइबर हब मार्केट देखी हो, बिल्कुल। उसमें जैसे वो शॉप्स वगैरह हाँ, बनी हाँ, होती है, हाँ। किसी मॉल में शॉप्स होती हैं, तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो पहले सबसे पहले आपको समझना है कि आपको शॉर्ट टर्म जाना है या लॉन्ग लॉन्ग। टर्म जाना है। आपको प्रॉपर्टी गेन ज्यादा चाहिए या आपको स्टार्टिंग में रेंटल ज्यादा चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होल्ड करनी है या आपको साल 2 साल 3 साल में ट्रेड करनी है। ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आपको फिर किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टाइम पे अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो देखिए, रिटर्न हर किसी को चाहिए, रिटर्न जहां ज्यादा मिलेगा ऑब्वियस आप भी वहीं बिल्कुल, जाएंगे, हम भी तो वहीं ऐसी जाएंगे। बात है। हाँ। रेजिडेंशियल में रिटर्न थोड़ा कम आता है बट स्टेबल आता है। ओके। कमर्शियल में रिटर्न ज्यादा होता है, थोड़ा रिस्की है, बट रेंटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें। आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी में एक अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट की है तो कमर्शियल इज वेरी सेफ एंड गुड। उसमें आपको रिटर्न इतना आ जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके। आपके 8-10 साल में प्रॉपर्टी के पैसे ही वापस आ जाते हैं रेंट रेंट से। क्या बात जो है। प्रॉपर्टी के पैसे हैं वो तो बढ़ ही गए, वो अलग है, लेकिन रेंट रेंट से ही आपने जितना इन्वेस्ट किया, जितने की प्रॉपर्टी ली, वो 8-10 साल में पूरा हो जाता है। ऐसी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास बहुत है। ओके। तो मान लीजिए डिसाइड हो गया कि हमें लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है, तो उसके बाद कौन सी ऐसी चेकलिस्ट है, कौन कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी या फिर कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले? देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए उस डेवलपर की प्रोफाइल। ओके। डेवलपर, किसी भी डेवलपर के साथ जा रहे हो आप, किसी भी प्रोडक्ट में जा रहे हो, तो आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। हमारे इंडियन में क्या है कि हिंदुस्तान में ना शादी से पहले भी हम एक बार लड़के लड़की का बैकग्राउंड चेक करते बिल्कुल। हैं, तो यहाँ तो प्रॉपर्टी की बात है। और आप आजकल तो चीजें इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हो गई हैं। अभी एक खबर आ रखी थी जहाँ पे बैकग्राउंड तो चेक हुआ, HIV टेस्ट हुआ बकायदा। बहुत खबर आ रही थी, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल। देखिए, शादी की टेस्ट करी। तो हम कहेंगे कि वो बैकग्राउंड के साथ वो टेस्ट आपको जो मिलता है वो टेस्ट होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल। प्रॉपर्टी आपने डेवलपर प्रोफाइल आपने चेक करी, उसका बैकग्राउंड चेक किया, उस पर डेप्थ है कि नहीं है। ओके। अगर डेप्थ होगा तो ऑब्वियस रिस्क रहता है कि कल को प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो पैसे आपके जो इन्वेस्ट किए हैं वो कल को डिलीवरी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, वो एक रिस्क रहता है। तो अगर डेवलपर अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए आपको लोकेशन, ओके। कि आप किस लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोकेशन में भी ऐसा नहीं कि एक सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाईवे है और उस हाईवे पे आप इन्वेस्ट कर दें, नहीं। आपको देखना है कि आप अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और मुझे एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो कल को अगर मुझे वो ट्रेड करनी है तो मुझे नीड समझनी पड़ेगी मेरे सामने वाले बायर की। और एक बायर की रेजिडेंशियल में एक नीड होती है सबसे पहले लोकेशन में कनेक्टिविटी, कि आज के ट्रांसपोर्टेशन, आपको कनेक्टिविटी क्या मिल रही है। आपके 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में क्या आपको स्कूल मिल रहे हैं, क्या आपको हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, क्या आपको मार्केट एंड मॉल मिल रहे हैं, या आपकी जो मेट्रो की कनेक्टिविटी या बस ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इजिली। कल को आपने एक घर ले लिया, अब मैं आपको बोलूँ कि यार सस्ती भी है, बड़ी अच्छी है, डेवलपर भी अच्छा है, लेकिन आप वहाँ पे एक राजस्थान में कोई एक शहर में घर ले लो, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कभी उठेगा नहीं उठेगा वहाँ पे, कभी कल को वो प्रॉपर्टी पड़ी रह जाए, रीसेल होगी नहीं होगी। सबसे पहले आपने वही चीज चेक करनी है कि आपकी लोकेशन क्या है, कि कल को वो फायदा कितना देगी, कल को वहां पे आने वाली डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या क्या है, वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं कि अगर मैं बात करूं कि मेरी प्रॉपर्टी किस लेवल की है, कि मेरा टाइम की लाइन क्या है। टाइम लाइन, अब दो चीज आती है, दो कंडीशन आती है इन्वेस्टमेंट जब करते हैं आज के टाइम में लोग, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको एक हाई रिटर्न चाहिए होता है, जिनको ट्रस्ट है, जिन्होंने पहले कर रखा है। हाँ। आज भी कई लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं करते अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, क्योंकि 2016 से पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और बहुत से प्रोजेक्टों में लोगों के हाथ जले हुए हैं, और आज भी मैं नाम नहीं लूंगा डेवलपर्स के और तो उनमें आज भी प्रोजेक्ट उनके वो खंडर बिल्डिंग खड़ी है, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता रियल एस्टेट पे, बड़ा मुश्किल होता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में वही करता है जिसको एक ट्रस्ट, थोड़ा सा भरोसा हो, ठीक है, जिन्होंने पहले कर रखा है, जिनको डिलीवरी मिल चुकी है। दूसरे कंडीशन आती है रेडी टू मूव, जो बिल्कुल तैयार हो जाती है, वही कि भाई बिल्कुल तैयार है, मुझे ये वाली यूनिट मेरी है, ये वाला फ्लैट देख लिया मुझे, और ये वाली मेरे को चीज चाहिए, तो एक वो होती है। ये दो तीन जो फीचर मैंने आपको बताए, बिल्डर प्रोफाइल एंड दिस कनेक्टिविटी, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको चेक करने ही करने हैं। ठीक है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन, जो आप डॉक्यूमेंटेशन चेक, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है कि यार रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के टाइम में, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें। रेरा अप्रूव्ड क्या, जब से रेरा आया है, रेरा आने से पहले ये चीज, रेरा एक कमेटी होती है, ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये कमेटी बनाई गई है इस करके जो सभी डेवलपर्स पे नजर रखते, निगरानी रखती है कि भाई कल को, जैसे अब डेवलपर पहले होते थे, पैसा ले लिया, उन्होंने जमीन लीज पे उठाई होती थी, प्रोजेक्ट एक ही फ्लैट, एक ही प्लॉट 6 लोगों को बेचा होता था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, कल को डिलीवरी हुआ नहीं हुआ, क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है नहीं चल रही है, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं होती थी। आम आदमी का पैसा मर गया। लेकिन उस चीज से बचने के लिए, निकलने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, और ये कमेटी अप्रूव करती है सारे डॉक्यूमेंटेशन देख के। आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आपने निकाला, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन देखती है, जैसे आपकी जमीन आपने खरीदी है नहीं खरीदी है, क्लियर डील है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने किसानों से जमीन लीज पे उठा ली 4 साल के लिए, किराए पे उठा ली उगाई पे, और उस पे आप कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी दिखा के और आपने वो प्रोडक्ट बेच दिया और आप पैसे लेके निकल गए। ऐसा बहुत केसेस हुए हैं, बट आज वो चीज बहुत नहीं देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेरा। एंड सेकंड थिंग आती है एस्क्रो अकाउंट। आप सेफ इसलिए हैं इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, जब आप एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालते हो। एस्क्रो अकाउंट एक ट्राई पार्टी अकाउंट है आपका, एक गवर्नमेंट और बिल्डर का एक ट्राई पार्टी अकाउंट है, उसको हम बोलते हैं कि बिल्डर का पर्सनल अकाउंट नहीं है। ठीक है। आपके पैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में आप उस रेरा अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट में पैसे जाते हैं, वो एस्क्रो अकाउंट से पैसा डेवलपर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा करके ही निकाल सकता, पूरा पैसा नहीं निकाल पाता। ठीक है। तो आपके पैसे भी सेफ हुए, आपका प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस टाइम पे बड़ी पेनल्टी भी लगती है अगर आपने, मान लो कि 4 साल की डेडलाइन है आपके प्रोजेक्ट की, और अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, टाइम से डिलीवर नहीं करते हैं, तो डेवलपर को एक बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, रेरा को। इस वजह से कोई नहीं चाहता कि कोई पेनल्टी पे करनी पड़े, तो वो टाइम पे डिलीवरी करता है। प्लस एक पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। अब क्या है कि 100% पेमेंट नहीं देनी होती। आपने प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दी है, तो आपको 30%, 40%, 50% पेमेंट करनी होती है। रेस्ट पेमेंट रिमेनिंग आपकी ओसी और पोजेशन पे आती है। तो ऑब्वियस जो स्टार्टिंग का पैसा आपने दिया, वो तो उसकी कंस्ट्रक्शन में निकल गया, बिल्डर को खर्चे में, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, टीम, सेल्स, वो XYZ में निकल जाएगा, उसको बचत नहीं हुई। असली प्रॉफिट बचत जो होती है वो आखिरी वाली पेमेंट पे। तो ऑब्वियस उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी, वो डिलीवरी देगा तो उसको रिमेनिंग अमाउंट मिलता है, और रिमेनिंग अमाउंट ही उसमें से वो प्रॉफिट निकालता है। तो इसीलिए आज यहाँ पे डेवलपर प्रॉफिट निकालने के लिए उनको डिलीवरी देनी पड़ेगी, पेनल्टी से बचने के लिए भी टाइम से पहले डिलीवरी देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये सारे चेक पॉइंट्स किसी ने क्लियर कर लिया सारी चीजें, बट कई बार ना कुछ एक टेक्निकलिटीज हैं, जैसे रेरा अप्रूव्ड है या नहीं, एक आम आदमी जो है उसको इतनी समझ नहीं है, तो उसको मतलब कोई गाइड करने के लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे इन सारी गाइडलाइंस डिटेल में बताई जा सकें, या फिर किसी आपके जैसे जो आपके एक्सपर्ट है, जाहिर सी बात है आप भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते ही होंगे, जिससे कि लोगों को काउंसलिंग बेसिकली कह सकते हैं, तो वो लोग क्या क्या ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास रीच आउट करने के, किन किन लोगों से या किन किन पोर्टल के थ्रू लोग अपने आप को और अवेयर कर सकते हैं, और सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं, वो वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए,
आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज हम इंटरनेट, गूगल और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। कोई भी चीज ऐड आती है हम उस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो हम उस पे रिसर्च करते हैं। राइट। ठीक है, घर बैठे आजकल सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, लोग अवेयर हो जाते हैं। बट मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपने भी देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में, सब सारी चीज ऑनलाइन सच नहीं होती। कि जो आपको इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है एक्चुअल, वो कुछ चीजें एआई होती है, कुछ बोल दिया और आप जब जाते हो तो वो आपको कुछ और ही चीज मिलती है। पहली बात तो आपको किसी एक कंसल्टेंट को पकड़ना चाहिए। आप यार, अगर हम मुझे कोई बीमारी है, जैसे आपके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लेंगे या डायरेक्ट दवाई ले लेंगे आप मेडिकल स्टोर पे? नहीं। आपका एक पर्सनल वकील होता है जो आपको गाइड करता है, आपका कोई केस है कुछ भी, कंसल्ट करता है। तो ऐसे ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक पर्सनल कंसल्टेंट होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए। आप उसके साथ जुड़िए। आप वो आपको, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे आए, मेरी इनकम हुई या मेरे कोई प्रॉपर्टी बिकी, मुझे नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा डेवलपर अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, कहाँ कौन सी लोकेशन हिट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। वो आपको एक एक्सपर्ट बता सकता है उस इंडस्ट्री का। तो आपको उसी एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए जो आपको एक अच्छी सलाह दे, जिससे आपका पैसा कभी जले ना। पहले क्या होता था, लोग एड देख के ले लेते थे, बट आजकल वो चीज नहीं है। आज रियल एस्टेट में एज ए करियर अपॉर्चुनिटी लेके बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट और एडवाइजर हैं जो आपको पर्सनल गाइड करते हैं। और वो गाइड इसलिए करते हैं, देखिए वो गाइड इसलिए कर रहे हैं, उनका काम है ऐसे गाइड करना। ठीक है, और अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं तो वो आपको गलत सलाह देंगे नहीं, क्योंकि आप उनके एज ए कस्टमर भी हो, एज ए क्लाइंट भी हो। ठीक है, आप उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। आप वो आपको 4 से 10 ऑप्शन बताएंगे, कंपैरिजन करके दे देंगे। आपके जो 1 महीने की R&D आप करोगे, आप मार्केट में जाओगे, समझोगे, आप 2 महीने लगाओगे, तब तक क्या होता है, यार रेट बढ़ जाते हैं यार, महीने 2 महीने में प्रॉपर्टी निकल जाती है, इतना टाइम होता नहीं है। आप लेने निकलो, मैं कह रहा हूँ अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, एक कस्टमर थे और नाम नहीं लूंगा मैं उनका, तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी उनको मैंने सजेस्ट की, उनको प्रॉपर्टी दिखाई और बड़ा अच्छा रीजनेबल प्राइस ऑफर चल रहा था। कई बार सीजनल ऑफर चलते हैं बिल्डर के, या फेस्टिवल ऑफर चलते हैं, बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव डील उनको मिल रही थी। उन्होंने बोला कि यार मैं थोड़ी सी R&D खुद से भी करूंगा, या मेरे को और ऑप्शंस देखने हैं। तो मैंने सजेस्ट किया कि सर मैं आपको सारे ऑप्शन बता चुका हूं, और उसमें से हमारी जो इतने सालों की रिसर्च है, इतने हमारा रोज का काम है, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन बहुत आपके लिए सूट करता है और बढ़िया आपके बजटेबल रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। आप देख लीजिए, टाइम ले लीजिए। अब मुझे भी नहीं पता था यार कि वो उतने टाइम में वही प्रॉपर्टी निकल जाएगी। आज के टाइम में प्रॉपर्टी रुकती थोड़ा है। ठीक है, अब वो क्या हुआ, उन्होंने टाइम लिया 1 महीना, 1.5 महीने बाद होते कहते कि शुभम ठीक है, आई एम ओके, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। अब मैंने बोला कि सर वो तो प्रॉपर्टी निकल गई, सॉरी, अब दोबारा से जीरो से वर्क शुरू करना पड़ेगा। अब नई प्रॉपर्टी देखनी है, नई पसंद करनी है। तब तक क्या है कि मार्केट फिर फ्लक्चुएट कर जाती है। जो प्राइस 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे प्रॉपर्टी मिल रही थी, वो फिर 11,000 पे आ जाती है, 12,000 पे आ जाती है, और जो ऑप्शन पसंद किया था वो ऑप्शन नहीं मिल पाता। बट ये केस बताने का रीजन है कि आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही कल को आपको एग्जिट कराएगा। मेन है कि कल को आपने प्रॉपर्टी आज तो खरीद ली, एग्जिट कौन कराएगा भाई? कल को बेचेगा कौन? वो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं तो आपको पैसा मुनाफा होगा, तो फिर प्रॉपर्टी पड़ी रही ना। बिल्कुल। आज मैंने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली और कल उसका रेट हो गया 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ या 2 करोड़ हो गया, लेकिन वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही है, कोई बिकवा ही नहीं पा रहा है, कोई आपका साथ ही नहीं है। वो 2 करोड़ तो कागजों में है, हाथ में थोड़ा है। जब तक असली मुनाफा तब है ना जब आप उसको प्रॉपर इजीली एग्जिट कर पाए और आपके हाथ में पैसे आए, देन फिर आप आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे और दूसरी जगह। तो इसीलिए एज ए आप गाइड, एक कंसल्टेंट को जरूर हायर करें, आप उनके साथ जाए और उनसे आप सलाह लें। फिर दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी में आपने थोड़ा सा तसल्ली लेनी है किसी भी डेवलपर की, तो आजकल ऑनलाइन सारी चीज मिल जाती है। रेरा सर्टिफिकेट, रेरा की साइट पे जाएं, प्रोजेक्ट नाम डालें, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन आपको आ जाती है। हर प्रोजेक्ट का रेरा नंबर होता है, रेरा नंबर आप यूज करेंगे उनकी साइट पे, वो प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होता है, पूरा आ जाता है कि भाई ये इस पे ये डेट है, ये टाइम ऑफ डिलीवरी है। तो आपको कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। आज के टाइम में आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। वो पुराना टाइम था कि एक पर्ची पे 6-6
बंदों को प्लॉट सेम प्लॉट बेच दिया और आप बिल्कुल। खुश हो रहे हैं कि ये प्लॉट मेरा मेरा है, है। और कल को जब लेने गए तो पता लगा ये प्लॉट तो ऑलरेडी 6 लोगों के नाम है। आज वो चीज नहीं है। गवर्नमेंट ने पोर्टल इतने बनाए हैं ऑनलाइन इजिली बिल्ड, जिसको हम कहते हैं कि जब आप पेमेंट करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो आपका ना एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है, या बीबीए बोलते हैं, एटीएस बोलते हैं, कन्विंस डीड बोलते हैं, एटीएस एग्रीमेंट टू सेल होता है। ठीक है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि एक बिल्डर और बायर के बीच का एग्रीमेंट होता है कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी, ये यूनिट नंबर ये ली, ये फिक्स है, कल को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा से कि भाई मुझे चेंज करना है, ये वाली की जगह मुझे दूसरी यूनिट दे दो, वो चीज है। लेकिन बिल्डर आपको उस यूनिट से हटा नहीं सकता। हाँ। आपका अमाउंट की 10% आपने अमाउंट दिया, 15% दिया, वो सब रजिस्टर्ड होता है, तहसील में रजिस्टर्ड होता है, वो गवर्नमेंट की कागजों में। जब आपको, हम इसको एज एक छोटी रजिस्ट्री बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, पैरेलल टू रजिस्ट्री। रजिस्ट्री होगी आपकी प्रॉपर्टी जब पूरी रेडी हो जाती है, आप 100% पेमेंट कर देते हैं, तो रजिस्ट्री तब होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या सिक्योरिटी है जो आप पूछ रहे थे, वो ये सिक्योरिटी है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है आपका। उससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है होना चाहिए और एस्क्रो अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है बिल्डर बायर एग्रीमेंट के बाद भी कि भाई मेरी प्रॉपर्टी ये मेरे नाम है और इतने पेमेंट पे, इस टर्म पे और इस अमाउंट पे बुक हुई है मेरी ये यूनिट नंबर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि एक्सपर्ट की सलाह लेनी ज़रूरी है। आप खुद रिसर्च करो अपने लेवल पे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी शुभम भाई जैसे एक्सपर्ट आपको चाहिए रहेंगे, तो आप ज़रूर कंसल्ट करके ही अपने कदम आगे बढ़ाएं। अच्छा भाई, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि भाई जो किस्सा हुआ ये ऐसा, तो जाहिर सी बात है डेली लाइफ में इतने सारे अतरंगे और अलग अलग टाइप के लोगों से इंटरेक्शन होता होगा, तो मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसा बहुत ही फनी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक आपके जहन में याद हो कि भाई कहीं कोई डील करने गए आप, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर या कोई ऐसा बिल्डर, कहीं भी कोई ऐसी आपकी मीटिंग हुई जो मतलब इतना कुछ अनोखा वहाँ पे हुआ जो अभी तक आपको याद हो? हाँ देखो, ऐसा तो देखो हर किस्सा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं आपको बाहर का एक किस्सा सुनाता हूँ। तो बाहर दुबई का मैं किस्सा बताता हूँ। दुबई में डीलिंग कैसे होती है, यहाँ तो फिर भी टाइम मिल जाता है। दुबई में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था दुबई में, और फटाफट से वो 101 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ठीक है। और स्टूडियो अपार्टमेंट का बड़ा चलन है वहाँ पे दुबई में। लोग स्टूडियो अपार्टमेंट इंडिया से बहुत इन्वेस्ट करते हैं वहाँ, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंडियंस ही हैं दुबई की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने वाले, जिसमें 20-30% इन्वेस्टमेंट साल की इंडियंस करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्टूडियो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ, आज इन्वेंट्री आई, तो बैठे थे ऐसे ही हम एक वहाँ पे डेवलपर के पर्सन के साथ, और वहाँ पे हम डीलिंग देख रहे थे। बगल में एक टेबल पे एक अंकल जी थे, वो दुबई में आए हुए थे प्रॉपर्टी खरीदने, वहाँ बैठे हुए थे किसी के सेल्स पर्सन बिल्कुल बगल की टेबल पे। तो हम भी सुन रहे थे क्या कन्वर्सेशन चल रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अंकल जी ने पूरा आधा घंटा लेके प्रोजेक्ट समझा और सब अच्छा किया, बहुत अच्छा इन्वेंट्री वगैरह सेलेक्ट की। तो जब ट्रांजेक्शन की बात है तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को 1-2 दिन चाहिए, और फेयर इनफ यार, एक बंदा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहा है, सोचने के लिए टाइम लेता ही लेता है। तो वहाँ के सेल्स पर्सन ने ये बोला कि अंकल जी आप टाइम जरूर लें, लेकिन आप जिस जहां पे बैठे हैं, आप आज अभी रुकिए, आधे घंटे में आपने ये यूनिट सेलेक्ट की, आधे घंटे में यूनिट गायब हो जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप उस प्रोजेक्ट में जो स्टूडियो अपार्टमेंट थे, कुछ ही थे स्टूडियो अपार्टमेंट, शाम तक वो सारे स्टूडियो अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो चुके। क्या बात है, सोल्ड आउट, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन पोर्टल पे काम होता है। आप ऑल ओवर, आज आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास पोर्टल है, आप किसी क्लाइंट को दिखा रहे हैं इन्वेंट्री, आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। आपने यहाँ से बुक करके, और जैसे ऑनलाइन ब्लिंकिट पे होता है ना, ब्लिंकिट से आपने सामान सेलेक्ट किया और फटाफट से पेमेंट करते ही वो सामान आपका हो गया। सेम ऐसे ही ऑनलाइन पोर्टल पे दुबई में काम होता है कि वहां पे आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट की, आज आपने तुरंत क्रेडिट कार्ड या किसी भी कार्ड से पेमेंट की, और वो प्रॉपर्टी आपकी तुरंत बुक हो जाती है, और वो फिर वहां इन्वेंट्री से खत्म हो जाती है। मतलब रैंडम जैसे तो सब्जी खरीदने जैसा हो गया बिल्कुल। दुबई में इतनी फास्ट मार्केट थी, मैं आपको मैं खुद देख के हैरान था कि 101 फ्लोर की बिल्डिंग और 3 दिन में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। 2 से 3 दिन में स्टूडियो अपार्टमेंट तो आज आए और शाम तक खत्म। इतनी तेज दुबई में का क्रेज था। अभी थोड़ा कम हुआ है दुबई, जब से वॉर वगैरह हुई है, वो इजराइल वॉर चल रही है, जब से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन
उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, लोग रह रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। थोड़ा सा देखिए टूरिज्म पे फर्क फर्क जरूर तो पड़ता पड़ता ही है, है, हाँ। थोड़ा सा मन में लगता है कि यार थोड़ा सा अभी सेफ नहीं है, हाँ बट उससे आपकी रेंटल पे फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉपर्टी आज भी बिक रही है, बन आज भी रही है। मतलब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कह सकते हैं उसको आप, ज्यादा। शॉर्ट, यस करेक्ट। लेकिन मैं ये किस्सा देख के मैं हैरान रह गया था कि वो उस टाइम पे कि आप स्टूडियो अपार्टमेंट आपने बड़ा अच्छे से देखा, पसंद किया, और वहां पे इतनी जल्दी, हम तो कहते चलो 1 महीने में निकल सकती, यहाँ पे जो मैंने किस्सा बताया वो 1-1.5 महीने बाद हुआ, वहां पे सेम डे। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने जो सेल्स पर्सन थे वो मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उनको कहा भी कि अंकल जी आप आज ले लीजिए, आज शायद मिल जाए, कल कोई ऑप्शन ना भी मिले। तो वो ऐसे है कि मतलब 5-5 मिनट में डीलिंग करते हैं वहां पे, कि कोई नहीं, उनकी इतनी टेबल्स लगी होती है, इतने लोग आए होते हैं, इतने बैठे होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं था। काफी इंटरेस्टिंग। और मतलब यही होता है ना, जैसे इससे आप कह सकते हैं कि एक टाइम होता था, जो आप कह भी रहे थे कि हम, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कितनी रैपिडली चीजें चेंज हुई हैं। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर हम प्री बिल्कुल। कोविड बात मेरे को करें। एक किस्सा और याद आ गया, बड़ा फनी था, अच्छा हम्म, था। आज से 2021-22 की बात होगी, ठीक है। तो काफी पुरानी बात है। तो एक ना हमारे क्लाइंट थे, एक मैडम थी, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ऑफेंड ना हो जाए। हाँ, तो हाँ। एक मैडम थे बहुत अच्छा, उनको मैंने प्रॉपर्टी एक सजेस्ट करी। तो उन्होंने बोला कि भैया ये प्रॉपर्टी तो चलो ठीक है, वो थोड़े घबराए हुए थे, उनको लगा कि यार ऐसी आउटस्कर्ट में, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। बट मैंने एज ए कंसल्टेंट उनको गाइड किया कि मैडम आपकी रिक्वायरमेंट आप इस जगह पे ले रहे हैं, बट इससे ज्यादा ये ऑप्शन बेस्ट है जो आपको अच्छा रिटर्न देगा, आप ट्रस्ट कीजिए। उन्होंने थोड़ा टाइम लिया ट्रस्ट करने में, उन्होंने थोड़ा सा सोच विचार करने में, बड़े ही उन्होंने बोला कि नहीं भैया ये नहीं होगा, वो मैंने बोला आप ट्रस्ट करिए। तो वो ट्रस्ट करने का नतीजा क्या हुआ कि प्रॉपर्टी ले ली उन्होंने, ठीक है, समवेयर अराउंड 130-135 की प्रॉपर्टी हो गई उस टाइम पे जो उन्होंने खरीदी होगी। तो उनकी डिलीवरी भी नहीं हुई थी, उनका मेरे पास कॉल आता है 2 साल बाद, प्रॉपर्टी अच्छा, लेने से लेने 2 साल बाद मेरे पास कॉल आता, अभी डिलीवरी में टाइम था, अभी पूरे पैसे गए भी नहीं थे। ओके। तो वो खुद से बोल रहे थे कि भैया आपने जो प्रॉपर्टी दिलाई हम उसमें इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। मैं कहा जी क्या हुआ, मुझे पहले लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई भाई, मैं तो थोड़ा घबरा गया। मैं कहा क्या हो गया, एकदम से इतने साल बाद कॉल सही आया, बात एकदम है, से हाँ। क्या हो गया। तो मैडम कहते कि भैया आपने जो प्रॉपर्टी आपने सलाह दी ना, आज हमारी पहली इन्वेस्टमेंट थी और वो इतनी जबरदस्त गई, अब हम सारी प्रॉपर्टी आपसे ही लेंगे। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ऐसे बहुत से कंसल्टेंट के साथ होता है, वो जो सजेस्ट, क्योंकि उनकी वो इतने सालों की रीडिंग्स हाँ, होती बिल्कुल है, स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी राइट। ऑब्जर्वेशन है, मेहनत है। स्टॉक मार्केट में भी आप जब स्टॉक पे खरीदते हो तो आप भी ब्रोकर से कनेक्ट होते हो, बॉम्बे राइट। स्टॉक एक्सचेंज में इतने सारे ब्रोकर्स हैं, एक एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हो तो वही तो वो फायदा करा के देता है। ट्रू। ठीक है, भले ही वो 2% 4% चार्ज ओके, करेगा, हाँ। लेकिन आपको प्रॉफिट तो निकाल के दे रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। तो बड़ा फनी था कि वो प्रॉपर्टी समवेयर अराउंड 3 करोड़ के आसपास की आज। क्या तो बात। मतलब 1.35 की चीज खरीदी हुई, वो 3 करोड़ का, और रीसेल कह रहा हूं मैं, रीसेल आज बेच लो उसको। रीसेल मार्केट में बायर खड़ा है। मैं एक बार ऐसे ही मैंने फिर फोन किया, मेरे पास बायर आया, हाँ। एक और क्लाइंट थे, मैं बोला सर प्रॉपर्टी बेचनी है, मैं 3-4 बार फोन किया उनका। ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। हाँ। तो वो मतलब उनको प्रॉफिट मिला, इसलिए उनको ट्रस्ट बना। शुरू शुरू में डर थोड़ा लगता है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाना पड़ेगा। तो बड़ा फनी किस्सा था ये, बहुत अच्छा लगा। एक फैमिलियर, मतलब जो पहले इतना शुरू में डीलिंग में इतना, बट उन्होंने ट्रस्ट किया, और उसके बाद वो एक खुशी जब मिलती है आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट, एक फैमिली के चेहरे पे, तो बड़ा अच्छा लगता है दिल से कि किसी को आप 2 पैसे का प्रॉफिट करा पा रहे हैं, ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है कि वो खुश हो। किसी को आप सपनों का घर दे रहे हैं, वो घर में रहता है, हवन कराते हैं, और तो एटलीस्ट वो याद तो करेंगे, वो फील तो करते हैं कि यार किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, किसी ने मेरे को ये घर दिलाया। एक आदमी कभी घर लेता है यार 2 साल के लिए तो लेता नहीं, साल 2 साल, वो तो कम से कम 10-15-20 साल, क्या पता वो पूरी पीढ़ी उसकी रहती हो। लेकिन तो वो सपनों का घर दिलाने के लिए हम लोग ही मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हिट हो, कि कल को आपको 2 पैसे का प्रॉफिट होगा, तभी आप हमारे साथ री इन्वेस्टमेंट करेंगे।
ये तो बात होगी अच्छे एक्सपीरियंस की, बट जाहिर सी बात है कुछ एक ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे जहाँ पे ऑन पेपर्स डील बहुत अच्छी लग रही होगी, यार बहुत सही है, बट जब आप गए डील करने, जब इंटरेक्शन हुआ, जब मिले बैठे, तो वहाँ पे निकला भाई ये क्या ही था, तो ऐसे भी हुआ होगा कई बार। देखिए अगर मैं बात करूँ बुरे एक्सपीरियंस की, देखो ऐसा तो बुरा नहीं, फनी एक्सपीरियंस रहे, बुरा एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे हम उसको, एक चैलेंजिंग और लर्ने वाला एक्सपीरियंस कहेंगे। चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ये होता है सबसे बड़ा हमारे लिए, बट हमने उसमें भी सपोर्ट किया है। कई बारी कस्टमर प्रॉपर्टी खरीद लेता, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है पैसे देने के बाद। ऐसा एक नहीं, काफी 2-4 कुछ क्लाइंट थे, और मुझे जहां तक जिनके नाम याद है, तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, उनकी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई, एंड दे वर सेइंग कि शुभम मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंडीशन ये हो गई, कैन यू प्लीज रिफंड, मतलब आप रिफंड करा सकते हैं डेवलपर से, या कुछ भी करा के, मतलब पोजीशन से पहले बीच में, मतलब बीच में पहले ही, कि आगे पेमेंट करने के लिए नहीं है उनके पास। तो ऐसी कंडीशन में भी हमने सपोर्ट किया है। हालांकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनने के बाद भी आपको जाना पड़ता है, आप प्रॉपर्टी रीसेल कर सकते हैं, आपको कोई रिफंड नहीं करता, पूरी पेमेंट आपका जब तक पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ना हो। बट उस कंडीशन में भी इतना हमारा एक बिल्डर के साथ रिलेशन होता है, इतना हमारा उनके साथ बॉन्डिंग बनी होती है कि वो लोग भी इस कंडीशन को समझते हैं, ट्रेजेडी को समझते हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। तो उनका हमने पैसा, थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना 40 दिन लगेंगे, नो डाउट, पेपर वर्क है, बैकएंड है, पूरा वेरिफिकेशन एंड ऑल सब होता है। बट उस केस में उनका पैसा रिफंड हुआ, और ऐसे बहुत से लोगों का पैसा रिफंड हुआ जिनके साथ जो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। प्रॉपर्टी बुकिंग अमाउंट दिया किसी ने, बुकिंग अमाउंट कई लिखा होता है साफ साफ कि बुकिंग अमाउंट आजकल कोई बयाना जिसको हम बोलते हैं, कौन रिफंड करता है, नहीं करते हैं। बट उसमें भी हमने सपोर्ट किया है और रिफंड कराया, तभी तो वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। राइट, मतलब आगे के लिए भी लॉन्ग टर्म ये कनेक्शन बिल्डिंग वाली चीज है। बिल्कुल करेक्ट। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे दुबई का, तो अगर हम अब्रॉड ऑप्शंस की बात करें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही, तो दुबई एक तो इंडियंस के लिए इतनी मतलब कह सकते हैं कि इतनी अच्छी चॉइस क्यों है, या फिर दुबई के अलावा और कौन कौन से ऐसे आपको लगता है पोटेंशियल आने वाले टाइम में जो एक अच्छे ऐसे देश हैं या फिर ऐसे जहाँ पे एरियाज हैं जहाँ पे एक पोटेंशियल आपको दिख रहा है आने वाले टाइम में? दुबई तो हम सबको पता है, और दुबई भी क्यों है उसके पीछे भी थोड़ा जानना चाहिए, बट आगे आने वाले टाइम में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं लोगों के लिए? देखिए दुबई, हर कोई दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कई लोगों को ट्रस्ट होता है। जो देखो दुबई एक बार घूम के आया हुआ है, 1-2 बार गया हुआ है, जिसने वहां देखी हुई है चीजें, तो उनके लिए तो बड़ा इजी होता है, वो इजी ट्रस्ट करते हो। इंडिया की मार्केट से बड़ी स्ट्रिक्ट मार्केट है दुबई की, वहाँ पे कानून बड़े स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 0% क्राइम रेट है, थीफ रेट कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पेपर वर्क बड़े सॉलिड है, बहुत हैवी पनिशमेंट है हर चीज को लेके, तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगी। मतलब इस चीज के लिए गारंटेड आप रह सकते हैं। मतलब यहाँ के जैसे जो सेटलमेंट वाला मामला है अंडर द टेबल, वो नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे कितने बड़े आदमी हो, नहीं, वहाँ पे रूल्स, चाहे आप कोई भी एक मिडिल क्लास है, चाहे बहुत ही रिच क्लास है, सबके लिए रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। सबके लिए वहाँ पे एक ही रूल अलाउ करते हैं। वहां पे ट्रस्ट जो घूम के आ चुका है वो कर सकता है, ठीक है। कई लोग नहीं घूम के आए, ठीक है। आज इंडिया में अगर हम बात करें, अभी जैसे दुबई में, ठीक है, वॉर की वजह से नहीं ट्रस्ट कर पा रहे, इंडिया में जो एनसीआर की मार्केट है, गुड़गांव, नोएडा, बहुत आसमान छू चुके हैं, प्रॉपर्टी बहुत बूम पे जा चुकी है। मैं एक रेजिडेंशियल नॉर्मल हाई राइज फ्लैट लेने की बात करूं तो 3-4 करोड़ से नीचे मिनिमम है, ये 3-4 करोड़ से नीचे कुछ है ही नहीं, स्टार्टिंग प्राइस है। अब हर कोई 3-4 करोड़ में भी अफोर्ड नहीं कर कर सकता, लेकिन उसका भी सपना है कि मैं एक घर लूं, मैं एक प्लॉट लूं, कुछ भी लूं। तो आज बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। अलग अलग आउटस्कर्ट में बात करेंगे, टियर 2 सिटीज की हम बात करेंगे जो एनसीआर में लग रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी NH8 बेल्ट की, आप दिल्ली से NH8 पे चले, सोनीपत, पानीपत, करनाल तक मेट्रो लाइन पास हो चुकी है, काम चालू हो चुका है। तो टियर 2 सिटी पानीपत और सोनीपत में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपर वहाँ पे जा चुके हैं, बड़े बड़े डेवलपर वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। आप उसको ऑप्शन देख सकते हैं। हिल स्टेशन पे आप देख सकते हैं, आप टूरिस्ट प्लेस लाइक गोवा, सबसे बड़ा अच्छा कल्चर है। गोवा सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल जो आई है ना, मैं समझ रहा हूँ वो फील ना, गोवा जाने वाली, वो एक वो हर एक मतलब एक
हर चाहे आप इनिशियल जब आप स्कूल कॉलेज से होते हैं तभी से मतलब एक होता है कि हाँ भाई गोवा ट्रिप तो करनी है हर किसी को, तो वो चीज गोवा सुनते ही ना माइंड में आता है हाँ। पार्टी पार्टी पार्टी। गोवा में हम लोग फन करने जाते थे, हम भी बहुत बार गए पहले, उससे पहले रियल एस्टेट की काम से पहले में हम बहुत गोवा जाते थे घूमने। बट हमने नहीं कभी सोचा था कि गोवा में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, या इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस की जगह, एज ए बीच प्लेस की जगह रियल एस्टेट में की अपॉर्चुनिटी से भी देख सकते हैं। बट आज गोवा में इतने सारे डेवलपर हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहां पे, प्लॉट्स, फार्म हाउस का बड़ा अच्छा चल रहा है। एयरबीएनबी पे आप प्रॉपर्टी लो, एयरबीएनबी पे आप रेंट आउट करो, बड़ा अच्छा ऑनलाइन सिस्टम है। आपको आप ऐसा नहीं कि आपको वहीं रहना पड़ेगा, आप किसी एक पर्सन को केयर टेकर रख दो, वो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करेगा, आप एयरबीएनबी से आप रेंट चार्ज करो। बिल्कुल। और इस टाइम पे आप, गर्मी इतनी है ना, पॉल्यूशन हमारी सिटी में, तो हम जब वहां चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यार हमें बारिश मिले या थोड़ा सा अच्छा मौसम मिले। बीच पे गर्मी होती है, लेकिन आप एज ए कंपेयर टू इधर की साइड, दिल्ली साइड, नॉर्थ साइड, जितनी यहाँ पे गर्मी है, आप जब बीच की तरफ जाते हैं और शाम के टाइम वहां पे जो मौसम और माहौल होता है, कभी कभी तो वहां बारिश हो जाती है। अब बारिश अगर वहां पे हो रही है तो जो मौसम होता है ना, वो जो ठंडी हवा मिलती है, वो शायद यहाँ भी ना मिले। सही बात है। हम जाते 3-4 दिन के लिए, लेकिन मन बनता है उसको एक्सटेंड करा लेते हैं 10-15 दिन तक। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं। तो वहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का यही एक रीजन है कि वो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इजी टू एक्सेस है, हर कोई जाता है वहां पे। वहां पे लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, रेंट पे चाहिए आपको, क्योंकि लंबे लंबे टाइम तक लोग रुकते हैं। ठीक है, होटल का कल्चर थोड़ा सा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू, अब एयरबीएनबी ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, कि फार्म ले लिया, घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, उसको ज्यादा आप प्रेफर करते हैं लोग। स्टूडियो अपार्टमेंट्स वहां पे बहुत से हैं जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो गोवा अपॉर्चुनिटी पे आपको जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त है गोवा अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आज पिछले सालों के रिकॉर्ड में आप जो ट्रैवलिंग चार्ट देखेंगे, जो आपकी ट्रैवल एजेंसीज हैं, आपकी ट्रैवल लाइंस, एयरलाइंस है, अगर उनमें भी उनके एक डेटा बोलता है कि जो पिछले 6 साल 8 साल में जितनी ट्रैवलिंग गोवा होती थी और जो आज हो रही है, उसमें कम से कम 50 से 60% की वृद्धि हुई है, और ज्यादा भी हुई है, शायद डबल भी कह सकते हैं। बट आप ये देखिए ना कि कल्चर कितना बढ़ चुका है। राइट। ठीक है, बाहर घूमने का शौक, हर कोई ट्रैवलिंग पे अब फोकस करता है, तो इस वजह से वहां पे गोवा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं कंपेयर, आप दूसरी बात करूं, हिल स्टेशन जैसे आपके होली प्लेसेस है, वृंदावन हो गए, आपके अयोध्या हो गया, वृंदावन और खाटू श्याम जी, वहां पे वहां तक रियल एस्टेट पहुंच गया यार। गुड़गांव रियल एस्टेट तो इतना एक्सपैंड हो रहा है कि राजस्थान, भिवाड़ी, उधर पटौदी, आपका फारूक नगर, अब यहाँ पे मानेसर का प्लांट आया। मैंने बताया ना कि जहाँ पे डेवलपमेंट आती है वहाँ रियल एस्टेट ग्रो होता है। मारुति का प्लांट आया खरकोदा सोनीपत में, ओके, वहां पे प्लांट लगाओ, और भी वहां पे इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। माइट भी टेस्ला भी आ सकता है, क्योंकि उसको बहुत बड़ी लैंड चाहिए। ठीक है, माइट भी, ठीक है, लेकिन वहां पे जब इंडस्ट्री हब बनेगा तो ऑब्वियस है वहां पे कमर्शलाइज हुई जगह, बिल्कुल, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, तो उसके आसपास का जो एरिया है वो रेजिडेंशियल ग्रोथ लेगा। वहां पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने शुरू हुए, लोगों ने वहां पे प्लॉटिंग खरीदनी शुरू की। 30-30 हजार रुपए में प्लॉट थे, आज वहां 60-70 का रेट चल रहा है। तो आउटस्कर्ट में अगर मैं बात करूं, जिसका बजट कम है, जो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो आउटस्कर्ट में जा सकता है। उस बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी सिटीज है, उसके लिए आप जब कांटेक्ट करते हैं, आपको एक्सपर्ट आपको जरूर गाइड करेगा। नहीं, ये चीज मेरे भी जहन में थी कि सोनीपत है वो आने वाले टाइम में अगला, आप कह सकते हैं साइबर सिटी, या फिर अगला गुड़गांव डेफिनेटली हो सकता है। बिल्कुल, मेट्रो देखिए, जहाँ एजुकेशन हब है सोनीपत, हाँ, राजीव गांधी जो आपकी एजुकेशन सोसाइटी वहाँ पे है, उस वजह से स्पोर्ट्स एकेडमी कितनी बड़ी एकेडमी है, कितने एथलीट्स वहां से निकलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इतनी, प्लस दिल्ली के टच में हो गया, आज कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई, 8 लेन हाईवे NH8 बन चुका है। आप कहीं भी सोनीपत आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम 20-25 मिनट में। जब मेट्रो आ जाएगी तब क्या होगा, आप ये देखिए, मेट्रो का काम चालू हो चुका है। मेट्रो आपको कैपिटल से जोड़ती है शहरों को, उस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो ऑब्वियस है रियल एस्टेट ग्रो होगा। इसी वजह से सोनीपत, पानीपत की तरफ रियल एस्टेट ग्रो हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट
एंड नेशनल हाईवे। अच्छा शुभम भाई, एक टॉपिक हमेशा जिस पे लोग अलग अलग दलील देते हैं, अलग अलग अपने अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं कि अगर रेजिडेंशियल पर्पज से हम देखें तो फ्लैट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है या फिर खुद का घर, आपका मतलब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत टाइम से ये डिस्कशन चलता आ रहा है, सब लोग अपने अपने पक्ष में, कोई फ्लैट के फायदे बताता है, कोई घर के फायदे बताता है, तो आपके हिसाब से आपका टेक क्या है इस चीज़ पे? देखिए सबकी अपनी प्रायोरिटी है। अगर हम देखें, हम भी अपने पुराने जो हमारे बाप दादा हैं वो अपने अपने घरों में रहे। फ्लैट सिस्टम तो अभी कुछ साल पहले ही कल्चर में आया है। फ्लैट का देखिए अपना अलग मजा है। आपको एक जगह सारी अमेनिटीज मिल जाती है। आपको सबसे पहले एक तो सिक्योरिटी मिल जाती है, आप एक सोसाइटी का पार्ट हो जाते हो। आपको सारी सुविधाएं वहीं पे मिलती है। आपको कमर्शियल रिटेल शॉप्स, आपको कहीं दूसरी जगह सामान लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, कमर्शियल सोसाइटी के बाहर ही मिल जाता है। सबसे मेन कंसर्न सिक्योरिटी रीजन होता है। दूसरी अमेनिटीज की अगर मैं बात करूँ, खेलने के लिए जैसे पार्क वगैरह होता है, क्लब हाउस बनाते हैं बहुत सी सोसाइटियों में, लोग क्लब बनाने लग गए अब, लग्जरी क्लब, जिसमें आपको जिम भी वहीं पे मिल जाती है, स्विमिंग पूल भी आपको बना मिलता है, ठीक है। और आपके जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, आपके इंडोर गेम्स हो गए, आपका कोई गोल्फ को, मतलब सब यस कुछ करेक्ट, छोटे-छोटे। ये सारी चीजें आपको एक सोसाइटी फ्लैट में ही मिल पाती है। और कोई पार्टी फंक्शन करता है, बहुत से सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, आपके हॉल्स होते हैं, जो एक छोटा मोटा फंक्शन गेट टुगेदर आप अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं। घर में क्या है कि घर में आप एक इंडिविजुअल घर है, ठीक है, आपको अपना सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोई ये सारी अमेनिटीज नहीं मिलती। इसीलिए आजकल लोग फ्लैट की तरफ जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का बड़ा चलन है। लोग बाहर काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी जॉब वगैरह है, वो न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई बड़ी फैमिली नहीं है, तो वो फ्लैट, जो यंग जनरेशन है वो फ्लैट की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका। वो इसीलिए फ्लैट की तरफ, सबका अपना इंटरेस्ट है। अगर आपको सारी अमेनिटीज, ये सारी चीजें चाहिए, तो यू शुड गो फॉर फ्लैट। एक कॉमन दलील देते हैं लोग कि भाई फ्लैट में तो डिप्रिसिएशन हो ही रहा है, और खुद की जमीन है, वो तो खुद की जमीन तो रहेगी, तो इसमें क्या? देखिए डेप्रिसिएशन जो आपने वर्ड यूज किया, मैं उस चीज को डिनाई करूंगा। फ्लैट इस टाइम पे, फ्लैट हो या प्लॉट हो, प्रॉपर्टी आपकी बढ़ ही रही है। आप कोई भी आज इस टाइम पे पुराना डेटा उठा के देख लीजिए, जिन्होंने 2020-21 में फ्लैट लिया, प्रॉपर्टी ली, गुड़गांव एनसीआर में या कहीं पे भी, इवन टीयर 2 सिटीज की हम बात कर लें, तो आज 4-5 सालों में वो प्रॉपर्टी उनकी फ्लैट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। फ्लैट पे भी अप्रिसिएशन आता है, और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा खासा आता है। जैसे अगर मैंने उस टाइम पे 2019-20 में बुकिंग की 1 करोड़ रुपए के फ्लैट की, आज उसी का प्राइस समवेयर अराउंड 2 करोड़, पौने 2 करोड़ रुपए चल रहा है, इजिली है, और इजी टू रीसेल भी है। फ्लैट में आपको सारे अमेनिटीज मिलती है, ठीक है। आप और हाई राइज फ्लैट में जाने का मजा ये है ना कि घर में हम उसको 4 फ्लोर तक ही बना सकते हैं ज्यादातर, तो ठीक है, उसको ज्यादा एक हाइट पे नहीं ले जा सकते। हाई राइज में क्या है कि आप 15वें 20वें फ्लोर पे आप एक फील लेते हो, एक एटमॉस्फेयर का, आपको बहुत दूर तक दिखाई देता है। आपको आप लाइक एक फ्लैट है, एक नॉन है मेरे, वो उनका घर आई थिंक 40th फ्लोर पे है, 40वें माले पे। जब उनके आप बालकनी पे खड़े होते हो ना, बारिश के टाइम में जब बादल होते, तो आप ऐसा लगता है कि आप बादलों के ऊपर हो। 40 फ्लोर, हाँ, काफी, वो एक अलग ही फील है। वो आपको फ्लैट में ही मिल सकता है, वो घर में नहीं है। देखो, शौक के पैसे नहीं है। आजकल लोगों ने कई कई घर ले रखे हैं, घर में भी ले रखा है और फ्लैट भी ले रखा है। उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वो जो लोगों ने ले रखा है उनके तो रीजन अलग होता है ना, एक घर वाली के लिए, एक फ्लैट वाली के लिए। वो तो खैर नो पर्सनल जोक्स अपार्ट, नहीं, ये इसको एक बस एक मजाक के तौर पे लिया जाए, कोई किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा इरादा नहीं था। अच्छा, ये तो चलो फ्लैट और घर के डिस्कशन की बात होगी, लेकिन जब हम इससे पहले बात कर रहे थे कि सोनीपत या पानीपत जो बडिंग पोटेंशियल यहाँ पे आपको, आपने बोला कि आने वाले टाइम में यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और क्योंकि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेट्रो आ रही है, तो सबकी वजह से एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन इन पानीपत, सोनीपत या फिर जो टीयर 2 सिटीज़ कह लो, तो यहाँ पे जो आउटस्कट में जो कॉलोनीज होती हैं, वहाँ पे एक बहुत ही अलग चीज़ लोगों को फेस करनी पड़ती है कि जानकारी होती नहीं है, पहले वो प्लॉट ले लेते हैं, बट बाद में पता चलता है कि वो कॉलोनी अवैध थी। सरकार उस पर फिर बुलडोजर चलाती है ना। तो वो एक जो डिलेमा है, उससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो बेचने वाले हैं डीलर, वो तो सब कुछ हो सकता है, वो कुछ फर्जी सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ पे कोई रेरा का कोई ऐसा उन पे
कोई, क्योंकि वो हुड्डा का वहाँ पे कोई उसके अंडर नहीं आ रहे और ना वो रेरा के अंडर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता बात मानने के अलावा, तो उससे कैसे बचना चाहिए? देखिए बहुत सी ऐसी कॉलोनियाज हैं जो पुराने टाइम में कटी हुई है, जो अभी भी कई हम्म। लोग काटते हैं। क्या होता है कि वो अपने बड़ी जमीन होती है उसमें हम्म। प्लॉटिंग काट देते हैं। आपको जब भी प्लॉट लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने लिए घर भी ले रहे हैं, तो सबसे पहले फिर वही आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक हम्म। करनी है। आपने सारी चीज़ तहसील से, आजकल देखो ऑनलाइन हम्म। भी चीज़ें मिल जाती है, आप तहसील में जाएँ, हम्म। अपने एरिया के पटवारी से मिले या किसी से भी पूछे कि इस एरिया की डेवलपमेंट क्या है, कि लिए लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ओके। कल को ये ऑथराइज़ होगी, नहीं होगी, रजिस्ट्री है कि नहीं है। हम्म। ये सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। आप सस्ते के चक्कर में ना जाएँ। हम्म। वो सस्ते का चक्कर, कहते हैं ना कि महँगा रोए एक बार, सस्ता हम्म। रोए बार-बार। हम्म। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। हम्म। आप 2 पैसे बचाने के चक्कर में आप किसी XYZ कॉलोनी में प्लॉट ले लेते हैं या घर ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, जिसको कल को ऑथराइज़ नहीं मिलता या किसी को OC सर्टिफिकेट नहीं बिल्कुल। मिलता और रजिस्ट्री नहीं हो पाती, और कल को फिर वो गवर्नमेंट उसको गिरा देती है या फिर उसको अवैध घोषित कर देती है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आपको शुरू में ही डॉक्यूमेंटेशन चेक करने होंगे। हम्म। आप अपने गाइड से, अपने कंसल्टेंट से, अपने ब्रोकर से हम्म। आप चीज़ क्लियर करें। आप पूछिए कि देखिए, आप डॉक्यूमेंट चेक करिए कि डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं है। हम्म। कई कॉलोनियों में ये देखा होगा कि चलो आपने प्लॉट भी ले लिया, वहाँ पे कहीं बिजली की सप्लाई नहीं है, हाँ, मीटर नहीं लग बेसिक जो पाते, फैसिलिटीज, बेसिक हाँ, फैसिलिटी, वो नहीं। पानी की सप्लाई नहीं मिलती। तो आपको ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हम्म। अगर इस चीज़ से बचना है तो। अदरवाइज तो फिर आपको फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बिल्कुल। न्यूज़ में बड़े सुन रहे हैं कि हम्म। इस टाइम पे कि कितनी, अभी दिल्ली में ही हाल ही में हम्म। रोड वाइड हुआ। पुराने टाइम की जो 50-50 साल से लोग घर पे रह रहे हम्म। थे, उनके घर तोड़े गए। कई बारी क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर मार्केशन नहीं होती, आप मार्केशन से आगे आप थोड़ा कर घर लेते, एक्सटेंड कर हाँ। लेते। आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, रेरा हम्म। के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, कमेटी के रूल, MCD के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, हम्म। तभी आप सेफ रह सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात यही है कि अगर आपको इस तरीके की इन्वेस्टमेंट देनी है तो डिटेल्ड रिसर्च जरूरी है, मतलब। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा शुभम भाई, एक कॉन्सेप्ट जो अभी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है स्पेशली हमारे इंडिया में, सेकेंड होम या हॉलीडे होम वाला, है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब इतनी हेक्टिक डेली का शेड्यूल है इंसान का कि एक दो महीने बाद वो इतना माइंड पे बर्डन हो जाता है, तो वेकेशन की नीड होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि खुद का ही एक किसी ऐसी अच्छी हिल स्टेशन पे, जैसे आपने जिक्र किया, या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे सेकेंड होम हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपके हिसाब से कितना अच्छा है, और कैसे इसके बारे में, मतलब कैसे सिलेक्शन करना चाहिए सेकेंड होम का? देखिए, आजकल क्या है कि अभी फ़िलहाल, तब जब से लोगों सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, हम्म। तब से ट्रैवलिंग बढ़ चुकी है लोगों की, हम्म। ठीक है? और लोग सोचते हैं कि यार मैंने घर ले लिया, प्रॉपर्टी है, मेरे फ्लैट भी पड़े हैं, ठीक हम्म। है, इन्वेस्टमेंट हो गई। हम्म। तो हॉलिडे होम के तौर पे लोग आजकल फार्म हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। बहुत से ऐसी जगह हैं, लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको 1-1 एकड़ फार्म हाउस मिल जाता है। बिल्कुल। 1-1 रुपए में, 1-1 करोड़ रुपए में आपको चीज़ें हम्म। मिल जाती हैं। हम्म। फार्म हाउस, और फार्म हाउस का चलन क्या है कि इस टाइम पे लोग रिटायरमेंट प्लान सोचते हैं हाँ। कि रिटायरमेंट होने के बाद, क्योंकि इतनी कंक्रीट जंगल बन चुका है, ठीक है, हम्म। इतनी सारी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, हम्म। और इतना पोल्यूशन, इतनी सही बात भीड़ है। भाड़ से हट के इंसान चाहता है कि यार मेरे को एक सुकून भरी चीज़ भी हो, सुकून भरी हम्म। ज़िंदगी जिए, कि हम्म। आफ्टर रिटायरमेंट हो या मैं एक छुट्टियाँ हो, मैं हॉलिडे वहाँ पे बिता सकूँ। बिल्कुल। तो उसके लिए लोग आउटस्कर्ट में फार्म हाउसेस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। फार्म हाउस की अगर मैं बात करूँ तो अपने इधर गुड़गांव में ही पास हम्म। नौगा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा। इस टाइम पे दिल्ली से बॉम्बे जहाँ 24 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 10-12 हाँ। घंटे में आप बॉम्बे पहुँच जाते हैं बिल्कुल। उस हाईवे से। वहीं पे ही एक नौगांव में बहुत से फार्म ऐसे कटे हुए हैं, हम्म। बहुत पीसफुल हैबिटेशन है वहाँ पे, हम्म। बहुत अच्छी जगह, जिसको ग्रीनरी चाहिए वहाँ पे, एक शांत वातावरण, एटमॉस्फेयर चाहिए वहाँ हम्म। पे, भीड़ भाड़ से हट के, तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फार्म हाउस खरीद सकते हैं, ताकि आप अपनी हॉलीडे वहाँ पे बिता सके, आप अपने हम्म। फंक्शंस कर सके, आप रिटायरमेंट
पीरियड एंजॉय कर सके। आप आउटस्कर्ट में जा सकते हैं, आप जैसे उत्तराखंड में देहरादून में आप जा सकते हैं, बहुत से फार्म हाउस वहाँ पे मिल जाते हैं, आप वहाँ पे लीजिए, फार्म हाउस डेवलप करिए लैंड लेके। आप क्या कहते हैं, गोवा में आप ऑलरेडी ऑप्शन में बता चुका हूँ, गोवा में आप देख सकते हैं, वहाँ पे 300-400 गज का आप प्लॉट लेके उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप 1000 गज ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट साइज पे। बिल्कुल। आजकल बहुत से डेवलपर हैं जो एक बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज अम्यूनिटीज के साथ बना रहे हैं ग्रीनरी। गोवा में वैसी ग्रीनरी है, महाराष्ट्र बॉर्डर पे काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे, और आप देखेंगे वहाँ पे हिल स्टेशन भी है, बीच तो है ही है, हिल्स भी है वहाँ पे, क्योंकि जो महाराष्ट्र और गोवा का बॉर्डर लगता है जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ ऑफ गोवा, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे हिल्स भी मिलती है, थोड़ी पहाड़ियां मिलती है, मतलब हिल्स एंड बीच, मतलब डेडली कॉम्बो हो गया ना। यस करेक्ट। तो इसी वजह से ही वहां पे डिमांड बढ़ी लोगों की, क्योंकि लोगों ने जाके देखा समझा एरिया को, और वहां पे जो पीसफुल और जो एक अलग ही वाइब मिलती है वो मैं आपको यहाँ कैमरे पे नहीं बता सकता, वो आपको खुद फील करनी पड़ेगी। हाँ, मैं तो कहूंगा कि आप भी वहां जाके एक फार्म हाउस बुक करिए। और फार्म हाउस का जो आपने जिक्र करा, देखो फार्म हाउस का एक ब्रांड एम्बेसडर हमारे भाईजान सलमान खान तो है ही, तो जिन्होंने फार्म हाउस के जो उनके किस्से हैं वो बहुचर्चित हैं और हम सभी जानते हैं, तो उनके जो फैंस है वो जाहिर सी बात है उनको हम देखी इंस्पायर होते हैं। बहुत सब सेलिब्रिटीज, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी आपके बड़े लोग हैं, तो उन सब ने अपने एक्स्ट्रा फार्म हाउसेज, हॉलीडे होम रखा हुआ है। हाँ। सबके हैं हॉलीडे होम, क्योंकि उनको भी पता है इतने शहर में वो एनवायरनमेंट में वो थोड़ा सा ना एक स्ट्रेस रिमूव के लिए वहां पे जाते हैं। आजकल हम भी डेली लाइफ में वही चीज देख के बोर हो जाते हैं, तो हमें भी कुछ नया चाहिए होता है। और आज की जो जनरेशन आ रही है, जेन जी जिसको हम कहते हैं, उनको बड़ा क्रेज है इस चीज का, हॉलीडे होम का। उनको बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करने का, उनको अच्छा लगता है कि नई नई जगह एक्सप्लोर करने का, तो वो इस वजह से सेकंड होम बड़ा इस टाइम पे क्रेज में है। इसी वजह से जितने भी आपके हिल एरियाज हैं या आपके हॉलीडे एरियाज हैं, टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पे डेवलपमेंट आई है, क्योंकि जब डिमांड आएगी तो सप्लाई तो बनानी पड़ेगी। वो सप्लाई हुई है तो डिमांड अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है। बिल्कुल, डिमांड से ही खेल है यहाँ पे। तो आपने जिक्र किया जेनजी का, उससे मुझे एक चीज याद आ गई कि करियर ऑप्शंस के लिहाज से देखा जाए तो जेनजी जो है वो नई नई चीजें, मतलब वो झिझकते नहीं है, दे आर नॉट हेजिटेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर नई नई चीजें ट्राई करने के लिए। तो रियल एस्टेट में भी जाहिर सी बात है जेनजी बहुत सारे आपको भी मिलते होंगे जो कि करियर ऑप्शन के तौर पे से देखते हैं। तो करियर ऑप्शन के लिहाज से रियल एस्टेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे एंट्री ले सकता है एक यूथ, एक नॉर्मल, एक युवा, एक जेनजी? देखिए, इस मार्केट में ना आपको बहुत लोग आते दिखेंगे और बहुत लोग जाते भी दिखेंगे। वो रीजन ये, और फिर बाद में कहते हैं कि यार ये नहीं है सबके लिए, ठीक है, नहीं होता काम, या बड़ा टिपिकल है, टफ है, मैं अंगूर खट्टे वाली चीज। हाँ, तो वो ऐसा होता है, उसका एक रीजन है। ये इंडस्ट्री को भी सेम इंडस्ट्री की तरह लिया जाए। ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि आपका मूड किया, रात चलते आप कर लिया काम, पार्ट टाइम कर लिया, या ऐसा नहीं। इस इंडस्ट्री को भी आप नॉर्मल दूसरी इंडस्ट्री की तरह ले। आप जब इसमें एंटर करते हैं, आपका मन है कि मुझे इसमें काम करना है, तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आपको 1 2 3 साल देने ही पड़ेंगे, राइट, अगर आपको इसमें ग्रोथ चाहिए तो हाँ। ये नहीं है कि लेट गो वाली चीज कर दे कि किया ट्राई करने के लिए आप आगे, तब नहीं आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। आपको प्रॉपर इस पे नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। पहले आपको स्टडी जरूरी है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता होगा, आप किसी को क्या गाइड कर पाएंगे? आप एज ए कंसल्टेंट है, और किसी एक छोटे प्रोडक्ट के कंसल्टेंट नहीं है। आप कोई मोबाइल फोन नहीं बेच रहे, आप कोई गाड़ी नहीं बेच रहे, आप बेच रहे प्रॉपर्टी बेच रहे, आप किसी को प्रॉपर्टी गाइड कर रहे हैं। तो आपको इसमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपको पास्ट, आपको फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों चीज की आपके पैरामीटर पे आपको प्रॉपर इसकी नॉलेज नोट्स बनाने पड़ेंगे। शुरू में आपको टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं महीने 2 महीने में करके और मैं इसमें ग्रोथ पालूंगा। ऐसा कोई स्टॉक मार्केट या सट्टा तो है नहीं है, ठीक है, कि आपने आज किया और 2 महीने में आपको दे देगा। कोई
आप पेड़ भी लगाते हैं तो उस पे कभी भी 2-3 साल बाद ही फल लगते हैं। ट्रू। शुरू में आपको उसमें खाद पानी डालना डालना पड़ता पड़ता है। है। तो इस इंडस्ट्री को भी करियर अपॉर्चुनिटी आप बनाना चाहते हैं तो आप इस पे पहले टाइम दीजिए अपने आप को। अपने की पॉइंट्स देखिए कि आपको कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप इस पे वर्क कीजिए, आप नॉलेज पे वर्क कीजिए, आप अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए। नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। आप एज ए कंपनी वर्क कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज का नेटवर्क होना चाहिए, आपका खुद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, क्लाइंट बेस अच्छा होना चाहिए, तो आप इस कंपनी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आजकल बहुत सारी कंपनीज खुल रही है रियल एस्टेट में, एज ए चैनल पार्टनर, ब्रोकर फर्म बहुत सारी खुलती है और बंद भी होती है। उसका रीजन ये है कि वो मार्केट में टिक नहीं पाते, वो आते हैं हवा की तरह और हवा की तरह चले जाते हैं। स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा, आपको मार्केट के अनुसार पैरामीटर काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज होल्ड करने पड़ेंगे। अपने एम्प्लॉयज पे आपने जिन पे टाइम लगाया उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। आप जब तक किसी को पर्क्स नहीं देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, तो आपके साथ काम कौन करेगा? इस जेंजी के लिए ये है कि अगर आप किसी भी जुड़ रहे हैं, तो किसी भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं या किसी भी पर्सन के साथ आप जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको एज ए पहले किसी को एक मेंटोर बनाना पड़ेगा। एक मेंटोर के साथ आपको लग के सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेंटोर हर इंडस्ट्री में बनाना पड़ता है, तभी आप कामयाब होंगे। कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। बिल्कुल, गुरु जरूरी है। तो सेम इंडस्ट्री ये भी है। हमें भी मेंटर मिले, बहुत से मेंटर्स के साथ हमने मेंटोर बनाए अपने, बहुत से गुरु के साथ सीखा। आज भी मैं उनसे बहुत सारी चीजें पूछ लेता हूँ, मैं उनके टच में हूँ। कुछ चैलेंज आता है तो पूछ लेता हूँ कि कैसे करे जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेंजी को थोड़ा समझना पड़ेगा। वो आजकल मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज तरफ ध्यान देते होंगे। जेंजी क्या है कि हम लोग सोच के काम करते हैं, वो लोग बिना सोचे कूद जाते हैं, बाद में वो सोचते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और अच्छी बात है कि एक्शन ले रहे हो आप, मैं इस चीज के फेवर में हूं कि आप एक्शन ले रहे हो, बट थोड़ा सा आपको एक सोच समझ के एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि आप फिर लंबे जाए। अदरवाइज फिर आप लोग ही यही कहेंगे कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। बट मैं ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, जीरो बैकग्राउंड से उठे थे, किसी गांव से उठ के आए और इस इंडस्ट्री में उन्होंने 5-10 साल काम किया और बहुत एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी बन के बैठे, फेमस है, बहुत से ऐसे नाम है। मतलब ये चाहे जेंजी हो चाहे नॉर्मल कोई भी किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, मतलब ये चीज़ तो उनके लिए सभी के लिए एप्लीकेबल है कि कोई भी करियर ऑप्शन हो, अगर आपको उसमें ग्रो करना है तो जाहिर सी बात है आपको पेशेंस चाहिए, आपको लर्निंग तो हमेशा ही आपको लर्निंग वाली जो चीज़ ऑन रखनी पड़ेगी, हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए, जो कहते हैं। बट जनरली जेंजी का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो एक ऐसे बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि वाओ रियल एस्टेट में तो बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल है, लेविश लाइफस्टाइल है, बहुत सारी ट्रैवल अलग अलग तरीके का। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं और लगता है वाओ ये तो मतलब कमाल की चीज़ है, इसको तो ट्राई करना चाहिए। तो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जो आते हैं मतलब नए नए जोश में कि सर मेरे को तो करना है, मतलब इतना सब कुछ बढ़िया, बाद में 2-3 महीने बाद जब उनको लगता है नहीं यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी अभी, तो फिर वो फुस हो जाते हैं। देखो उसका कारण यही है कि अच्छी बात है आप किसी चीज से अट्रैक्ट होके आप फील्ड चूज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आप काम करना चाहते हैं, एनर्जी के साथ आते हैं काफी लोग, लेकिन वो डिमोटिवेट इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से अपग्रेड होना पड़ेगा। देखिए फोन भी ना एक टाइम के बाद अपडेट मांगता है, अपडेट आती है, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सेम आपको भी टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको इस इंडस्ट्री में टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टिकना पड़ेगा, पेशेंस की गेम है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो आप शुरू में काम कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं आप, कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत जो ऑफिस में काम करते, कोई एम्प्लॉय है किसी की बेचारे की बहुत वर्क कर रहा है, ठीक है, वो बहुत विजिट्स कर रहा है लेकिन सेल्स नहीं आ पा रही है, उसका रीजन ये होता है कि ठीक है वो अपना बेस तैयार कर रहा है, वो अभी अपग्रेड हो रहा है, वो पक रहा है फल। जब वो करेगा, जब उसकी आनी शुरू होगी तो एक के बाद वो लाइन से आनी शुरू होती है। और कभी कभी मार्केट ट्रेंड भी फ्लक्चुएट करती है कि किसी टाइम मार्केट ऊपर होती है, किसी टाइम मार्केट नीचे होती है। इस टाइम पे अगर जो मार्केट की बात करूं मैं,
वो मार्केट चल रही है क्लाइंट मार्केट। पहले क्या था, डेवलपर मार्केट चल रही थी। पिछले 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो डेवलपर के पास माल होता था, बहुत जल्दी बिक जाता था। अभी थोड़ा मार्केट धीरे हुई है जब से ये वॉर वगैरह हुई है, इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात। बट इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। हम वॉर की बात पिछले 1-1.5 साल से सुन रहे हैं, हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात पिछले 1-1.5 साल से सुन रहे हैं, और मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इफेक्ट आया, चीजें महंगी हो रही है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए ना, चीजें महंगी हो रही है तो प्रॉपर्टी के रेट कम थोड़ा होंगे, प्रॉपर्टी के रेट भी तो बढ़ेंगे। अभी राइट टाइम है। आप पूछ रहे थे ना कि क्या राइट टाइम है कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट टाइम है। ये राइट टाइम, आपको इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टाइम क्लाइंट मार्केट है। आप कहीं भी किसी डेवलपर पे जाएं, आप उनके साथ बैठ के अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं, पेमेंट प्लान थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपको वो बेनिफिट अब मिलेगा। अदरवाइज जब एकदम से बूम फिर से आएगा, जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो आपको फिर वो पर्क्स नहीं मिल पाएंगे, आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। आज आप बढ़िया से नेगोशिएशन करके ले सकते हो। आप बड़े बड़े अच्छे ऑफर चल रहे हैं, डेवलपर प्रॉपर्टी में चला रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अभी प्रॉपर्टी के दाम थोड़े से स्टेबल हैं, आप इस टाइम पे एग्जिट मत करिए, आप इस टाइम पे बाय करिए। एग्जिट तब करिए जब थोड़े टाइम बाद एकदम से बूम आएगा, तब आप एग्जिट करिए। अभी आप बाय करिए। इंग्लिश में कहावत है ना, इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी। यस, करेक्ट। तो ओवरऑल बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही मुझे लगता है कि नॉलेजेबल सेशन रहा होगा लोगों के लिए भी। बट जैसे आपने बताया, आपने भी अपने मेंटर से, आपने भी अपने गुरुओं से सीखा, तो अगर आपको कोई अपना मेंटर बनाना चाहे, आपसे गुरु दक्षिणा मतलब आपको अपना गुरु बनाना चाहे, तो कैसे रीच आउट कर सकता है, और उसका क्या मतलब, जो नए बच्चे हैं फिर जो यंग जो लोग सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? आपने इतनी बड़ी उपाधि बोल दी गुरु। मैं कोई गुरु वुरु नहीं बोलूंगा अपने आप को, मैं एक सिंपल आदमी हूँ। बल्कि मैं किसी को अपना मतलब मैं गुरु बनाता हूँ, जो मेरे को सिखाता है, जिससे मेरे को थोड़ा भी सीखने को मिलता है, मैं उसको एज ए गुरु देखता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं कोई गुरु हूँ, मेंटर हूँ। हाँ, बट कोई अगर मुझसे सीखना चाहता है, कोई मेरे साथ वर्क करना चाहता है, तो ऑलवेज वेलकम किया है मैंने। हमेशा एक वेलकम हैंड रखा है हर किसी को, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है कि गाइड करना, बड़े भाई की तरह आप कह लीजिए, गुरु गुरु नहीं, ठीक है। एज ए बड़ा भाई मैं इसलिए भी गाइड करता हूँ क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना, इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं, फेल होके चले जाते हैं, बेचारों के सपने लेके इतने आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, गांव से उठ के आते हैं और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते। उनको क्या होता है, 2-3 कारण होते हैं। या तो उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या कोई राइट मेंटर नहीं मिलता। मेंटर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, नॉलेज के पीछे बहुत कम लोग भाग रहे हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर मैं किसी को सिखाऊं या नॉलेज दूं, तो वो आपका एक आम का पेड़ है, जो एक बार सीख गया तो वो लाइफ टाइम आपको फल देगा, और वो खुद भी कमाएगा, खुद की लाइफ भी चेंज करेगा। जब आप किसी एक पर्सन को सिखाते हैं, तो वो एक पर्सन की लाइफ चेंज नहीं होती, उस एक पर्सन से बहुत हजारों लोगों की लाइफ चेंज होती है, उसके आसपास के, उसकी फैमिली की लाइफ चेंज होती है। वो पर्सन किसी को जब अच्छी गाइडेंस देगा, किसी को अच्छी कंसल्ट करेगा, उस बंदे के लिए भी वो अच्छा चेंज लेके आएगा। तो ऐसे ही सोसाइटी के अंदर हमें जागरूक होने की जरूरत है, और हमें एज ए अपने एम्प्लॉय को वक्त देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, अपने टीम को टाइम देना चाहिए, उनको सपोर्ट करके, उनको ट्रेंड करके, ताकि वो एक अच्छे वेल एजुकेटेड कंसल्टेंट बन के निकले, और मार्केट में जब वो जाए तो उनके लिए ये काम टिपिकल ना हो और बड़ा इजी हो। फिर वो ये कहे कि करना है तो रियल एस्टेट करना है, और इससे इजी लाइन कोई है नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से शुभम भाई ने एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और बारीकी से समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं शुभम भाई को। और इसके अलावा आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे भी पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली रियल एस्टेट के बारे में। तो हमारी जो ऑडियंस है, उम्मीद करते हैं कि उनको भी आज का हमारा ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई सवाल हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।